नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4, दहन और ज्वाला। हम घर पर उद्योग और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विभिन्न प्रयोजन के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में उपयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों का नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योग में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। मोटर गाड़ियाँ चलाने में कौन से ईंधन काम आते हैं? आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होगा गोबर, लकड़ी, कोयला, काष्ठ कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी आदि। आप मोमबत्ती के जलाने से परिचित होंगे। मोमबत्ती के अंदर जलने के और कोयला जैसे ईंधन जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही है। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रकार में उत्पन्न ज्वाला के रूप में प्रारूपों का अध्ययन करें। दहन क्या है? कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन की क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। चित्र 4.1। इसी प्रकार क्रियाकलाप में हम एक काष्ठ कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। काष्ठ कोयले के टुकड़े को सरसी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा सुसेन बर्नर की ज्वाला से निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा प्रकाश देता है। रासायनिक प्रक्रम में जिसे पदार्थ ऑक्सीजन को अभिक्रिया करता है ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। जिस प्रकार दहन होता है वह दाह कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव, गैस हो सकते हैं। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश की भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और काष्ठ कोयला दाह पदार्थ है। क्रियाकलाप 4.1। एक्स्ट्रा माचिस, तीलिया, मिट्टी तथा तेल, कागज, लोहे की कील, पत्थर, टुकड़े, शीशा आदि कुछ पदार्थ इकट्ठा कीजिए। अपने शिक्षक की देख रेख में इन पदार्थों को एक एक करके जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो इसे दाह दिखाइए, अन्यथा इन अदाह दिखाएं। 4.1 सारणी। क्या आप कुछ पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दाह हैं? आप उन्हें सारणी 4.1 में जोड़ सकते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाएं जिनमें दहन होता है। क्रियाकलाप 4.2 सावधानी। जलती मोमबत्ती को पकड़ते हुए सावधानी रखिए। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए। कांच की चिमटी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 टुकड़े की सहायता से इस प्रकार रखिए कि वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। देखिए ज्वाला को क्या होता है जब लकड़ी के टुकड़े को हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दिया जाए। हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अथवा ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती रहती है जबकि वायु चिमनी के नीचे प्रवेश कर सकती है। अथवा बी में जब चिमनी से नीचे वायु प्रवेश नहीं होता है, जल के कंपन होता है तब ज्वाला के कंपन होता है तब धातु धुआं उत्पन्न होता है। अथवा सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसमें उपलब्ध वायु नहीं हो पाती। क्रियाकलाप 4.3। एक लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट अथवा तांबे पर रखिए। इसके कांच के ज्वार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है। क्या कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है? क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना बंद क्यों हो जाता है? आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र में आग पकड़ लेता है तो उसे बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देने को कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? अब अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। क्या एक माचिस की तीली को आप जल उठती हैं या किस प्रकार जलाई जाती हैं?
आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली को उसके पास लाते हैं तो क्या यह जल उठता है? क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ के विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे कमरे का ताप माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ सकती? माचिस की तीली माचिस की डिब्बियों में बगल में रगड़ने पर ही क्यों चलती है? माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। हमने पाया है दाह पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ते हैं जब तक कि जलाया न जाता है, जब तक उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने के लिए तेल को आग में डालते देखा है? जब तलने वाला पदार्थ लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा जाता है, कमरे में ताप पर मिट्टी तथा तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते हैं, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़े गर्म कर दे तो वह आग पकड़ लेते हैं। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ यह है कि मिट्टी के तेल पर के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। क्रियाकलाप 4.4 जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से काम लीजिए। कागज के 2 कप तैयार कीजिए। इनमें 1 कप 50 ml जल डालिए। दूसरे कप में अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करिए। क्या देखते हैं? कागज के खाली कप पर क्या होता है? जल उपयुक्त जल के कप पर क्या होता है? क्या आप कप का जल गर्म हो जाता है? यदि हम कप को गर्म करना जारी रखते हैं तो हम कागज के रूप में भी हमें जल को उपलब्ध करा सकते हैं। क्या आप परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज के रूप में दी जाने वाली ऊष्मा जलन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह जलता नहीं है। जिन पदार्थों में ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थों में उदाहरण पेट्रोल, एल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। क्या आप कुछ ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? अपने घरों, दुकानों, कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। आपने इस प्रकार की कई घटनाओं को देखा होगा। उनका संक्षिप्त विवरण अपने नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ भी बांटिए। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा होगा कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करें। ये आवश्यकताएं ईंधन, वायु और ऊष्मा। इसमें से एक अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना, ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हुए ध्यान दीजिए कि अधिकांशतः स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि भवन में आग लगी हो तो संपूर्णतः भवन ही ईंधन होता है। अग्निशामक CO2। दहन के प्रकार। एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई गैस स्टोव से निकट लाइए। गैस स्टोव को घुड़ी नाप घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगता है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के ताप पर वायु में उठते हैं। इस प्रकार के दहन, जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण से अचानक लपेटों के साथ जल जाता है, स्वतः दहन कहलाता है।
हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब हम पटाखों को जलाते हैं, एक क्रमिक आकस्मिक होने पर उत्पन्न प्रकाश ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोटक कहलाती है। पटाखे में दबाव डालने वाले पर भी विस्फोटक हो सकता है। ज्वाला। एलपीजी ज्वाला का परीक्षण कीजिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? कक्षा 7 में मैग्नीशियम रिबन को जलाते समय आपने अनुभव किया है कि आपको साड़ी 4.0 की विशेष वस्तु को जलाने का अनुभव नहीं है, तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। अपने परीक्षण रिकॉर्ड करिए और साड़ी में लिखिए कि पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं। दहन पर ज्वाला देने वाले पदार्थ। ज्वाला की संरचना। क्रियाकलाप 4.5। एक मोमबत्ती जलाइए, सावधानी बरतिए। एक कांच की 4.5 सेंटीमीटर लंबी नाली को सड़सी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की आकस्मिक ज्वाला को अद्वितीय क्षेत्र में प्रवेश करा दीजिए। 4.10। दहन के समय जो पदार्थ प्राप्त वाष्पित होते हैं वह ज्वाला के निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ ऊपर उठते हैं। दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है और कोई ज्वाला नहीं होता है। क्रियाकलाप 4.5। कांच की नली से बाहर निकलते वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है? जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो जाता हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट या साइड प्रविष्ट करिए। उसे सड़सी अथवा लगभग 10 सेकंड तक पकड़िए, फिर उसे हटा लीजिए। क्या आप देखते हैं? कांच की प्लेट या साइड पर एक काला धब्बा या ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। एक पतले लंबे तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में पकड़ कर रखिए। ध्यान दीजिए, तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है। यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में ताप बहुत अधिक होता है। वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फुकनी जैसे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकते हैं, वह ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उपयोग करते हैं। ईंधन का उपयोग। याद करिए, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों में संबंधित ऊष्मा ऊर्जा प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ कोयला ईंधन के प्रारूप। पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। इनका अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, सस्ता हो, वायु में समानता दर पर सुगमता पूर्वक जलता हो या अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो, जलने पर उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता हो। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे हम आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग के लिए अधिकांशतः आवश्यक पूरी तरह हो। ईंधन दक्षता। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उबले, कोयला और एलपीजी को जला कर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबाले तो आप कौन से ईंधन चुनेंगे? इसका कारण बताइए। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं या ईंधन बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। किसी ईंधन में 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन को प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाती है। ईंधन में ऊष्मीयमान को किलोजूल प्रति किलो केजी मात्रा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ ईंधनों में ऊष्मीयमान 4.4 में दिए गए हैं। ईंधनों का ऊष्मीयमान। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पादन प्राप्त होते हैं। ईंधन से बढ़ता उपभोग पर्यावरण हानिकारक प्रभाव कर सकता है।
लकड़ी, कोयले और पेट्रोलियम जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषण होते हैं जो दमा जैसे श्वसन उत्पन्न कर सकते हैं। ईंधन का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली पदार्थ है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। अधिकांश उत्पाद ईंधनों के दहन पर्यावरण के कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा में संभवतः विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं। अत्यंत दमघोटू व संरक्षक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन में ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं अथवा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब एनसीजी ने ले रही है, क्योंकि एनसीजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। प्रमुख शब्द: अम्ल वर्षा, ऊष्मीयमान दहन, विस्फोट, वनोन्मूलन व ज्वाला, अग्निशामक ईंधन, ईंधन दक्षता, विश्व उष्णन, आदर्श ईंधन, ज्वलन ताप, ज्वलनशील पदार्थ, विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग। आपने क्या सीखा? अभ्यास।